जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बात करने वाले थे सीएसएस के पीडीएफ्स के बारे में, तो ये हमारी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम ओवरव्यू की बात करेंगे कि सीएसएस क्या है। सीएसएस एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है जो कि हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट्स को डिजाइन करने के काम आती है। एचटीएमएल के एलिमेंट्स को डिजाइन करने के काम आएगी। तो एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या है? तो एचटीएमएल के एलिमेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारी एचटीएमएल की फाइल है। यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं डेमो सीएसएस। अब जैसी डेमो सीएसएस लिखा और यहाँ पे आप कहीं पे भी एक h1 को ओपन कर लेते हैं, डेट मीन्स ये एक टैग हो गया और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा एक h1 एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट और टैग पे ही वो हमारा वर्क करेगा जितनी भी सीएसएस होंगी। अब यहाँ पे हमने लिखा हेलो दिस इज डेमो, यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रन करेंगे। तो रन करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका आउटपुट आया हेलो दिस इज डेमो। अब डेमो के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे? जैसे स्टाइल के अंदर जो सपोज हमने कलर किया, कलर हमारी प्रॉपर्टीज हुई। स्टाइल क्या हुआ? हमारा एक एट्रीब्यूट। और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टीज क्या हुई? प्रॉपर्टीज हमारी हुई कलर जो कि सबके लिए सेम है। सेम जो चीजें होती है, जैसे कि आपके लिए भी कलर ही बोलेंगे, मैं भी कलर ही बोलूंगा, कोई और भी होगा वो भी कलर बोलेगा, लेकिन वैल्यूज क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द पर्सन वो चेंज होगी। जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल, तो ये सारी चीजें चेंज होगी। तो जैसे हमने लिखा रेड, तो रेड मीन्स अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो भी रेड होगा तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे रेड हो चुका है। अब आपको ग्रीन चाहिए, आप ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास, और सेमीकोलन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज को हम कॉल नहीं करते हैं तो हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेकंड प्रॉपर्टी को हम कॉल कर रहे हैं तो सेमीकोलंस की हमें नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि सेमीकोलंस हमने लगाया और यहाँ पे लगाया बैकग्राउंड कलर हमने लगाया येलो। अब येलो लगाने के बाद जैसे हम इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, तो डेट मीन्स बैकग्राउंड कलर हो गया और साथ ही साथ हमारा कलर भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन ना लगाऊं और सेमीकोलन हटा दूं तो हमारी ना तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वर्क करेगी ना हमारी सेकंड प्रॉपर्टी वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन हमेशा हमारा क्या करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को ब्रेक करेगा, फिर सेकंड प्रॉपर्टी को कॉल करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सीएसएस क्या है। सीएसएस एक तरीके से हमारे पास डिजाइन करने के लिए होता है। जो भी हमारे पास एचटीएमएल का जो स्केलेटन होता है उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्स को हम डिजाइन करते हैं और बहुत अच्छे अट्रैक्टिव बनाता है और साथ ही साथ मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाता है जो हर मोबाइल्स के लिए फ्रेंडली हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांटेज ऑफ सीएसएस। एडवांटेज क्या है? हम इजीली मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हैं वेबसाइट्स को और साथ ही साथ इसको हम इजी टू लर्न कर सकते हैं और ये कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपका रन हो सकता है। कोई भी नीड नहीं है आपको। अगर टेक्स्ट एडिटर आप यूज नहीं करते हैं तो आप नोटपैड पे भी इसे ओपन करके आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका यूज HTML के साथ ही यूज कर सकते हैं। अगर विदाउट HTML आप यूज करेंगे तो डेट मीन्स आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ये आपके एडवांटेज हुआ, मोबाइल फ्रेंडली हम आसानी से बना पाएंगे। देख, हुज क्रिएट एंड मेंटेन्स द CSS, जो हमारा CSS को क्रिएट किया और मेंटेन किया है और मेंटेन करता है अभी भी की डेट में, वो कौन करता है? W3C वाले। W3C क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि CSS को क्रिएट भी किए हुए हैं और मेंटेन भी किए हुए हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो जो क्रिएट करता है और मेंटेन करता है उसको, ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। कॉन्सोर्टियम के थ्रू ये हमारा क्या होता है, क्रिएट और मेंटेन होता है। तो कॉन्सोर्टियम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि इसको क्रिएट और संघ एक बोल सकते हैं आप, है ना, जो क्रिएट और मेंटेन कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे CSS का वर्जन्स की बात करें तो CSS का जो वर्जन्स है हमारे पास CSS 1 है, CSS 2 है, CSS 3 है। तो डेट मीन्स अभी जो हम बात कर रहे हैं वो CSS 3 की बात करेंगे जो कि आपका लेटेस्ट वर्जन्स है, ठीक है। अब CSS के बाद हम बात करेंगे सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स क्या होते हैं हमारे पास CSS के? तो सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स क्या होंगे? तो सिंटेक्स से पहले हम जान लेते हैं कि जो CSS होती है कितनी टाइप्स ऑफ CSS होती हैं। तो जो CSS होती है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ CSS होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इनलाइन CSS आती है। दैट मीन्स इनलाइन CSS क्या होती है? तो इनलाइन CSS हमारी, दिस वन इज इनलाइन CSS जो कि हमारा टैग के ऊपर वर्क करता है।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा एक इनलाइन CSS हो गया। इनलाइन CSS में जैसे कि आपने कलर रेड, बैकग्राउंड कलर येलो किया, तो डेट मीन्स ये एक इनलाइन CSS हो गया जो कि प्रॉपर्टीज और वैल्यूज पे वर्क कर रहा है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे सबसे मोस्ट पावरफुल CSS के बारे में, तो वो हमारी इनलाइन CSS ही होती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एलिमेंट पे वर्क कर रही है, ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग CSS। अब इसके बाद हमारे पास क्या आती है, इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS की हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हम इनलाइन CSS पर तो हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन सपोज हमारे पास ये H1 है, H1 हमारे पास अगर 10 है, 20 है, तो डेट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमें पेस्ट करना पड़ेगा हर चीज को। अगर मैं यहाँ पे 100 बार H1 को पेस्ट किया हो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक काम कीजिए क्या, कि जो मतलब ये वाले जितने भी H1 है उसका कलर ग्रीन कर दीजिए, तो ग्रीन करने में आपको टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लग जाएगा। क्यों? एक एक कंपोनेंट पे आपको करना पड़ेगा चेंज, तो दिक्कत का विषय है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, अभी तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, ग्रीन कर दिया, यहाँ पे आए हमने रन किया, तो देखिए ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब ग्रीन हो गया तो और भी मेरे पास जितनी भी CSS, अब जितने भी H1 है, उन H1 पे मुझे पूरे पे करना है, तो दैट मीन्स वो दिक्कत का विषय हो जाएगा। और जब हमारी फाइल्स लोड लेगी, तो लोड में क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर CSS को भी रीड करेगा, हर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को भी रीड करेगा, HTML के टेक्स्ट को भी रीड करेगा, HTML टैग को भी रीड करेगा, दैट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस चीज में, अब हमने इसको इंटरनल में कन्वर्ट कर दिया। इंटरनल में क्या करेंगे, हम एक बार अगर चेंज करते तो वो सब में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम बात करें कैसे, तो यहाँ पे हम सारी चीजों को एक बार हटा देते हैं, ये हम कट कर लेते हैं, और इन चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से हमने इसे रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद हम इंटरनल CSS का यूज करेंगे, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी हाल फिलहाल में। अब ये हमारी HTML की फाइल है। HTML की फाइल में अगर हमें CSS लिखनी होती है, तो CSS के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हमारी एक CSS का सिंटैक्स है, और जब भी कोई भी रन होगी फाइल हमारी, तो HTML का अलग और CSS की अलग फाइल वो रीड कर पाए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल, वहां पे आप स्टाइल विद हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट ले रहे थे, यहाँ पे आपको एक सिंटैक्स ओपन करना पड़ेगा, स्टाइल, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे टाइप। टाइप हमने क्या दिया है, टेक्स्ट टाइप है और CSS है। ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप है, टेक्स्ट टाइप है और CSS का सिंटैक्स है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स को लिखेंगे जिस तरीके से हम उसे कॉल कर पाए। अब जैसे H1 है, तो H1 को एक सिलेक्टर मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक सिलेक्टर, जो कि डायरेक्ट H1 पे काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, H1 के बाद यहाँ पे मैंने जो आपने कॉपी किया हुआ था उस चीज को लिखा, और ये स्टाइल आपने हटा दिया है, ठीक, और डबल कोट्स आपने हटा दिया, और लाइन बाय लाइन हम इसको लिखेंगे क्योंकि इंडेंटेशंस का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे सेव करने के बाद जब आप इसे रन करेंगे, तो आप देख रहे होंगे टोटली सब में आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज हो गया, डेट मीन्स आसान था ये। अब कल के दिन मुझे इसको येलो की जगह ग्रीन करना है, तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली सब पे हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल CSS का यूज किया गया कि एक बार में हम सारे कंपोनेंट्स पे चेंज कर पाए। लेकिन यही चीज अब हमारे पास क्या होता है कि अब 10 पेजेस है, कितने पेजेस है, 10 पेजेस है। अब तो क्या करना पड़ेगा, 10 पेजेस में जाके हमें 10 पेजेस में बनाना पड़ेगा, और 10 पेजेस में ये कॉपी पेस्ट होगा, डेट मीन्स टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर मुझे एक पेज में उसका डिजाइन चेंज करना है, उसका कलर ग्रीन करना है, मैं बोलूँ अब मुझे 10 पेजेस में जाके चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल CSS बना देते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो पेजेस को हम लिंक करेंगे और जहाँ जहाँ उन CSS का नीड होगा उनमें वो लिंक हम लगा सकते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे हमने एक लिंक बनाया, और लिंक में हम क्या देंगे, फाइल का पाथ नेम। तो पाथ क्या है, हमारे पास एक फोल्डर है जो CSS फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, फाइल है style.css। सेव करते हैं, style.css के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इन चीजों को लिख देंगे, जो कि हमारा H1 है, कलर ग्रीन और बैकग्राउंड कलर येलो। तो सेव करते हैं इसे, और सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे। दैट मीन्स रन किया तो देखिए ऑटोमेटिकली सब पे आ गया। तो अब ये जहां जहां हमें जिस पेजेस में रिक्वायरमेंट होगी उन पेजेस में हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। तो दैट मीन्स दिस वन इज एक्सटर्नल CSS। क्या होगा, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल CSS होगा, ठीक है।
अब एक्सटर्नल CSS का क्या काम होता है, एक बार लिंक बना दिया, एक ही डिजाइन हो गया, हर पेज में हमने इंक्लूड कर दिया, जब भी हमें किसी पेज में चेंज करना है तो वो ओवरऑली सारे पेजेस में चेंज कर देगा। जिस भी पेज में चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली हर एक पेज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज एक्सटर्नल CSS। आई होप समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसकी बात आती है सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स क्या होता है, जिस तरीके से हम उसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक्सटर्नल लगा दिया, एक्सटर्नल को कॉल करने का तरीका और जो इंटरनल है उसको कॉल करने का तरीका सेम होता है। ये तो हमारा क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ। उसके अंदर जो कंपोनेंट लिख रहे हैं हम लोग, जैसे कि अभी डायरेक्ट एलिमेंट्स से हम कॉल कर रहे हैं, हम क्लास, आईडीज, पेरेंट, चाइल्ड, ग्रुप, CSS, इन सब चीजों पर कॉल करेंगे और देखेंगे वन बाय वन कैसे होता है। तो वो इंटरनल में भी वर्क करेगा और एक्सटर्नल में भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इसको एक्सटर्नल में वर्क कराएंगे, फिर हम इसको पहले हम इसको इंटरनल में वर्क कराएंगे, फिर उसको हम एक्सटर्नल में वर्क करा देंगे, तो सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टाइल को, ठीक है। अब स्टाइल को लिखने के बाद हमारे कितने तरीके से कॉल करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्लास और आईडी। तो यहाँ पे हम क्लास को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट के थ्रू। डॉट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक क्लास हो जाएगी, ठीक है। क्लास में हमने क्या बना दिया, जैसे कि सपोज एक डेमो, हमने एक क्लास बना दिया, ये डॉट से रिप्रेजेंट होगा क्लास हमेशा, ये याद रखिएगा, ठीक है। डॉट लगा दिया तो क्लास हो गई। क्लास को आप कैपिटल्स में ले सकते हैं, आप स्मॉल्स में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप डिजिट्स के अंदर नहीं ले सकते। डिजिट्स में मतलब दिक्कत देगा, लेकिन आप फोर्सफुली अगर करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं, बट वहां पे दिक्कत का विषय है, ठीक है। आप स्पेसिस का यूज नहीं कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर्स का, सेमीकोलन्स का यूज कर लेंगे क्लास के अंदर। और साथ ही साथ आप फ्लोटिंग नंबर्स का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैं लिखूंगा 4.2, दैट मीन्स ये दोनों क्लास क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मैंने 4.2 लिया, दैट मीन्स ये नहीं कर पाएगा, दिक्कत का विषय रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्लास क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, 4 भी अलग हो जाएगी और 2 भी हमारी अलग हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उन चीजों पे ध्यान अभी नहीं देना। तो अब हमने क्या किया, क्लास का यूज किया। क्लास में हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, तो ये एक क्या हो गया, हमारे पास एक क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कलर हमने क्या किया, ग्रीन। अब ग्रीन के बाद क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा हमारा, येलो। अब येलो के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमने क्लास बनाई है उसको हमें किसके अंदर देना है, इस H1 के अंदर देना है, इसके अंदर देना है, इसके अंदर देना है। तो डेट मीन्स टाइप सिलेक्टर्स हम किसको कॉल करेंगे, इस क्लास के डेमो को हम कॉपी करेंगे और कहाँ पे लगाना है, इसके अंदर लगाना है सपोज। तो यहाँ पे हम क्लास को ओपन करेंगे। क्लास एक एट्रीब्यूट है जो कि आपको हर एक HTML टैग के अंदर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को लगाना पड़ेगा। क्लास लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेमो लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं तो अब ये उस क्लास में काम किया। तो एक बार में आपने इस क्लासेस में लगा दिया। अब सपोज मैंने हर एक क्लास में क्या किया, कॉपी कर लिया इसे और लगाता हुआ चला गया। सपोज मुझे इस क्लास में नहीं चाहिए था तो मैंने नहीं लगाया और सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने रन किया। तो हम स्ट्रक्चर इनिशियली से बनाते हुए चलेंगे जिसमें कि हमें कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मैंने सारी चीजें बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मैं येलो की जगह पिंक कर दूं, है ना। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पिंक लिखूंगा तो पिंक हो जाएगा। डेट मीन्स आसान है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा टफेस्ट टास्क नहीं है। आप क्लास को कहीं पे भी जाके कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है, आईडी। तो यहाँ पे हमने लिखा हैज। आईडी को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हैज के थ्रू। तो यहाँ पे हमने हैज और यहाँ पे हमने क्या लिख देते हैं, फीफो। फीफो क्या है, एक आईडी का नेम। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कलर येलो, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, कलर येलो, बैकग्राउंड कलर रेड। अब आईडी को हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी के थ्रू हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फीफो। फीफो क्या है, ये रहा फीफो। ये फीफो हमारा आईडी का नेम है। हैज नहीं जाएगा, हैज जहाँ हम CSS में करेंगे वहां पे वो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉल किया विद हेल्प ऑफ IT एट्रीब्यूट। तो आप देख रहे होंगे इसका कलर क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा एक हो गया क्लास और आईडीज। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडीज। क्या डिफरेंसेस होते हैं क्लास और आईडीज के अंदर। जब हम क्लास की बात करेंगे और आईडीज की बात करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो सपोज अभी आपने क्या किया, ये कलर लिया था, ठीक है। अब कलर के बाद बैकग्राउंड कलर लिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि एक बना देते हैं फॉन्ट साइज के लिए क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं डेमो बना देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ फॉन्ट, है ना। अब फॉन्ट क्या हुई, एक क्लास हो गई। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज मैंने क्या किया, 50 पिक्सल ले लिया अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब 50 पिक्सल ले लिया, दैट मीन्स इस फॉन्ट को, और यहाँ पे हम एक और बना देते हैं जिसको हम हैश के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे जियो के नाम से। जियो एक क्लास है, उसके नाम से हमने बना दिया। यहाँ पे जियो एक आईडी हो गई, ठीक है। और आईडी में हमने फॉन्ट साइज कितना ले लिया, फॉन्ट साइज हमने ले लिया, इसमें भी 50 पिक्सल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दो क्लासेस हो गई ये, और दो आईडी हो गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, डेमो है। डेमो के बाद में हमने क्या किया, स्पेस दिया, और स्पेस के बाद हमने किसको कॉल कर लिया, फॉन्ट को कॉल कर लिया। यहाँ पे आप आएंगे, देखिए फॉन्ट का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक। तो ये मल्टीपल क्लासेस एक साथ कॉल हो रही हैं, एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस एक साथ कॉल हो रही हैं। डेट मीन्स जब हम और आगे बढ़ेंगे तो अब मैं आईडी की बात करूंगा, तो आईडी में अगर मैं जियो को कॉल करता हूं, ये आईडी है, आईडी के अंदर अगर मैं जियो को कॉल करता हूं तो क्या बोलता है, ना तो हमारी फर्स्ट क्लास आई ना हमारी सेकंड क्लास आई। डेट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, दिक्कत का विषय हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बोलता है कि आप क्लासेस जो है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। बट जब आईडी की बात करेंगे तो आईडी को वन टाइम में वन आईडी को ही कॉल कर सकते हैं, चाहे आप फॉन्ट साइज को बड़ा कर लीजिए, चाहे आप बैकग्राउंड कलर कर लीजिए। तो अगर मैं फीफो हटा दूं और जियो को कॉल करूं तो डेट मीन्स वो बड़ा हो गया, ठीक है। और जियो को मैं हटा दूं और फीफो को कॉल करूं तो अब आप देख रहे होंगे कि फीफो क्या हो गया, बड़ा हो गया, वो कलर आ गया। तो दैट मीन्स वन टाइम वन आईडी कॉल होगी। तो ये क्या हुआ, ये मेजर डिफरेंस हुआ क्लास और आईडीज में। जो हमारी सीएसएस है, सीएसएस पूरी ऑलरेडी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, क्लासेस के ऊपर। आईडीज हम कुछ कुछ तरीकों में यूज करते हैं, जैसे कि आपका कोलैप्स करना, स्लाइडर्स बनाना, तब हम आईडी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आईडी और क्लास में आप लोगों को पता चला आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ओवरऑल हर एक पेज में वर्क करना। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी आपने लिखा है, ये यहाँ पे जो भी आपने लिखा है यहाँ से आपका मार्जिन आ रहा है, ठीक है। अब इस मार्जिन को हमें जीरो करना है, डेट मीन्स वो होल बॉडी पे वर्क करेगा। किस पे करेगा, होल बॉडी पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टार लिखा। स्टार एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यहाँ पे हमने मार्जिन दे दिया, मार्जिन 0 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए मार्जिन क्या हो गए, चारों तरफ से 0 हो गए। अब इसमें कहीं से भी कोई भी स्पेस नहीं लेगा, अब हमें ऑटोमेटिकली सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये स्पेसेस काउंट करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्जिन हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स के बाद टाइप सिलेक्टर्स। टाइप सिलेक्टर्स क्या हो गया, डायरेक्ट एलिमेंट पे वर्क करना। डायरेक्ट मीन्स जैसे कि अब यहाँ पे हमने H1 लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक UL ले लूं और इसके अंदर LI ले लेता हूं। LI के अंदर मैंने लिखा हेलो, और इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं 3-4 बार जिससे कि हमें समझ में आ जाए। अब सेव करते हैं और इसे रन करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये हमारी लिस्ट बन गई, ठीक है। अब लिस्ट बन गई तो लिस्ट में अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट को कॉल करना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग ULI को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे और ULI के अंदर हम कलर कर देंगे पिंक। जैसे ही LI के अंदर कॉल किया और पिंक कर दिया तो कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। ये डायरेक्ट एलिमेंट पर वर्क कर रहा है। डायरेक्ट मतलब जैसे कि आपके जितने भी H1 है उस पर कलर कर दो। अब आपने उसमें ना तो क्लास लगाई है ना आईडी लगाई है, तो आप डायरेक्ट LI पे सीधे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं रहेगा, ठीक है।
फिर उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपका है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया था यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। अब डेसिडेंट सिलेक्टर्स मींस विद हेल्प ऑफ स्पेस, आप सिंगल लाइन स्पेस देंगे तो आप उस चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने li का यूज किया तो ul के अंदर जो li होगी उस पर आप वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे, रन करेंगे तो देखिए आपका कलर आ रहा है, तो डेट मीन्स वो ul के अंदर किस पे काम करेगा, li पे। ठीक है, तो ये डेसिडेंट सिलेक्टर्स हो जाएंगे आपके। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लास। आपने क्लास देखा, क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं, आपने देखा आईडी सिलेक्टर्स क्या होती है कि आईडी पे हम कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेंट और चाइल्ड सिलेक्टर्स। पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर्स क्या होता है कि सपोज जैसे कि आपने यहाँ पे एक डिव को ओपन किया, ये एक डिव है, डिव के अंदर आपने क्या किया, एक h1 को ओपन किया और h1 में लिखा हेलो वर्ल्ड, सेव किए और यहाँ पे आके आपने रन किया। तो इसके अंदर ना तो अभी कोई टेक्स्ट आ रहा है ना कोई कलर आ रहा है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अब हम लोग चाइल्ड सिलेक्टर्स। तो चाइल्ड सिलेक्टर्स क्या होगा, सपोज यहाँ पे आने के बाद अब हम किस चीज का यूज करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, सबसे पहले आप कहाँ जाएं, डिव के अंदर जाएं। डिव के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक h1 मिलेगा, है ना। h1 पे आप क्या कर देंगे, उस पे कलर कर देंगे। कलर क्या कर देंगे, आप ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अब सेव करेंगे, यहाँ पे आने के बाद उसे हम रन करेंगे। अब कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। डेट मीन्स क्या हुआ, ये एक पेरेंट हो गया, ये एक चाइल्ड हो गया। तो ऐसी आप बहुत सारी क्लासेस कर सकते हैं। इसके अंदर एंगर टैग है तो हम करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजों को आप यूज करते हुए चले जाएंगे। तो ये डिव हो गया, ये h1 हो गया और उसके अंदर हम जितने भी क्लासेस है उन सबको कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे पेरेंट और चाइल्ड, जो कि अभी आपने देखा यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे द एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स आपने देखा विद हेल्प ऑफ स्टाइल, किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ स्टाइल। तो वो हमारा एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हुआ। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बाद अब हम किस चीज की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मल्टीपल स्टाइल रूल्स। अब मल्टीपल स्टाइल रूल्स क्या होता है कि जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं एक है ना टेबल बॉक्स बनाता हूँ, क्या बनाएंगे हम लोग, एक टेबल बॉक्स। तो इसको हम थोड़ा माइनस कर देते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए, और इन चीजों को क्या करेंगे, हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस टेबल्स को ओपन करेंगे। तो ये हमारा एक टेबल हो गया। टेबल के अंदर अब हमारे पास क्या हो गया, टी हेड। टी हेड, अब टी हेड के बाद हमारे पास टी आर, टी आर के बाद हमारे पास टी एच। अब टी एच के अंदर हमने क्या लिखा, नेम। नेम को हमने कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब हमने कॉलम्स बना दिया। अगर आपको टेबल्स बनानी नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, आप टेबल्स बनाना सीख सकते हैं कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल्स में रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, सेल्स क्या होती हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को देख के समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, टी हेड के बाद हमारे आएगी टी बॉडी। अब टी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, टी आर। अब टी आर के अंदर क्या होगा हमारे पास, टी डी। तो टी डी के अंदर हमने क्या लिखा, नेम। अब नेम के बाद हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे आने के बाद हमने इसे क्या किया, रन किया। अब रन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी टेबल्स है, टेबल्स के अंदर हमें क्या चाहिए कि ग्रुप वाइज हमें वर्क करना है। क्या करना है, ग्रुप वाइज इसमें वर्क करना है। तो हमें सब में बॉर्डर चाहिए। हमें बॉर्डर, अगर हम सिर्फ टेबल के अंदर बॉर्डर देंगे तो सिर्फ टेबल में बॉर्डर आएगा। हमें टीआर में भी बॉर्डर देना पड़ेगा, टेबल में बॉर्डर देना पड़ेगा, टीएच में बॉर्डर देना पड़ेगा और टीडी में बॉर्डर देना पड़ेगा। आपको कहाँ कहाँ बॉर्डर देना पड़ेगा, 3 जगह, टीडी, टीएच और टेबल। तो जब हम इधर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सपोज टेबल में बॉर्डर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जैसे ही आपने इसे लिखा और यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे बॉर्डर आया। तो डेट मीन्स हमें क्या चाहिए, अब जैसे ही कॉमा करेंगे, कॉमा टी टी एच, तो टीएच में बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब टीएच के बाद हमें कहा चाहिए, टीडी, कॉमा टीडी। अब देखिए सब में बॉर्डर्स आ गए। दैट मीन्स दिस वन इज
मल्टीपल स्टाइल रूल्स। अब मल्टीपल स्टाइल रूल्स और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल स्टाइल रूल्स क्या होते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल, जैसे कि सपोज मल्टीपल स्टाइल रूल्स मतलब जैसे मल्टीपल क्लास, बैकग्राउंड और भी हमें इसके अंदर यूज करना होगा तो हम यूज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब ग्रुपिंग हमारा क्या होगा, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स होगा जो कि आपका ये टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी, जो कि सब पे सेम वर्क करना है। जैसे कि अगर मेरे को पैराग्राफ में भी कलर वही करना है ना, अब मुझे H1 पे भी कलर वही करना है, मुझे डिव पे भी वही कलर करना है, तो मैं अब क्या करूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा डिव का, H1 का और पैराग्राफ का। ग्रुप बनाने के बाद मैं उसमें सिर्फ कलर लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सब पे कलर करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रुप, ठीक है, ग्रुप सिलेक्टर्स। अब ग्रुप सिलेक्टर्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इंक्लूजन्स में, अब जैसे एम्बेडेड सीएसएस स्टाइल एलिमेंट्स, तो एम्बेडेड सीएसएस स्टाइल एलिमेंट्स आपने देखा जो कि हम स्टाइल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आपने ये स्टाइल्स के थ्रू क्या किया, यहाँ पे किया और स्टाइल्स में आपने सारी चीजें लिखी, तो दैट मीन्स ये एम्बेडेड सीएसएस का है, ठीक है। जहां जहां आप स्टाइल को ओपन करेंगे वहां वहां आप सीएसएस के सिंटैक्स को लिख सकते हैं, ठीक। इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास क्लास, आईडीज, ठीक है, क्लास हो गई, आईडीज हो गई, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स हो गए, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स के बाद डेसिडेंट सिलेक्टर्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास पेरेंट चाइल्ड हो गए, पेरेंट चाइल्ड के बाद हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर्स हो गए। ग्रुपिंग सिलेक्टर्स में आप क्लासेस भी बना सकते हैं, आईडीज भी बना सकते हैं, इसमें भी आप पेरेंट चाइल्ड में भी क्लास और आईडीज भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एलिमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास और आईडीज बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एकदम फ्रीली होता है, आप जो आपको लगेगा वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कंफ्यूजन है नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी अगर डाउट्स होगा, वरना डाउट सेशंस में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अब इनलाइन सीएसएस आपने देखा, इनलाइन सीएसएस क्या होती है, जो कि हमारी डायरेक्ट H1 पे वर्क कर रही थी स्टाइल के साथ, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के साथ, वो हमारी एक डायरेक्ट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज का यूज करते हैं स्टाइल को ओपन करने के बाद, ठीक, तो वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक्सटर्नल सीएसएस हम कैसे लगाते हैं ये भी आपको पता चल गया। एक्सटर्नल सीएसएस हम कैसे लगाएंगे, विद हेल्प ऑफ लिंक। अब इसी चीजों को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इंटरनल और एक्सटर्नल सेम वर्क करता है और सेम कॉलिंग होती है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमने कौन सी फाइल बनाई थी, अब हमने बनाई थी लिंक करके। अब लिंक के अंदर क्या था, CSS फोल्डर था, CSS फोल्डर के अंदर हमारी स्टाइल डॉट CSS थी, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद स्टाइल डॉट CSS में हम पेस्ट करेंगे। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेव करने के बाद यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखिए कुछ नहीं हटा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो कॉलिंग करने का तरीका होता है सेम होता है, लेकिन जो हमारा सिंटेक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सिंटेक्स आपको बता दिया गया विद हेल्प ऑफ लिंक, एक हम स्टाइल के थ्रू, एक हम डायरेक्ट एलिमेंट जो कि हमारा डायरेक्ट एट्रीब्यूट के साथ वर्क करेगा, जो कि हमारा स्टाइल होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट CSS। अब इंपोर्ट CSS क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। इंपोर्ट CSS क्या होगा, इंपोर्ट CSS मीन्स मतलब जैसे कि स्टाइल डॉट CSS है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, @import, ठीक है। अब इंपोर्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा इंपोर्ट के अंदर हमें क्या करना है, स्टाइल टू .css। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे डुअल कोट्स, और डुअल कोट्स के बाद हमने यहाँ पे लिखा style.css। क्या लिखा हमने, style.css। अब इंपोर्ट के बाद हमने क्या लिखा, style.css। अब style.css को जैसे ही हम सेव करते हैं तो style2 लिख देते हैं इसके अंदर। क्या लिख देंगे हम लोग, style2.css। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे Ctrl N किए, सेव किए और यहाँ पे हमने क्या लिखा, style2.css।
सेव कर देते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट क्या कर देंगे, जो हमारी फाइल्स थी जो कि हमने स्टाइल के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, रन करते, देखिए रन हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको ये कॉल कर रहा है style.css को, वो कहाँ जा रहा है, इस फाइल के अंदर style.css के अंदर। style.css के अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट क्या हो रखी है हमारी, और भी कोई css की फाइल, ठीक है। तो वो कौन सी है, style2.css। जब हम style2.css पे जाते हैं तो ये हमारी फाइल्स है सारी, ठीक है, जो कि हमारी रन हो रही है इसमें। तो दैट मीन्स इंपोर्ट हम कर सकते हैं CSS की जो भी फाइल्स होगी, एक फाइल्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट का भी तरीका होता है, एक आपने किसके थ्रू इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, और ये अब एक इंपोर्ट कर सकते हैं आप विद हेल्प ऑफ URL। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप इंपोर्ट और URL, और URL के बाद ये रहेगा, इसके अंदर डुअल कोट्स या सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हैं और उसमें पेस्ट कर देंगे style.css और यहाँ पे रन करेंगे तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल हो आप वो तरीके को आगे बढ़ाते हुए चले जाइए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, CSS ओवरराइडिंग रूल्स। अब CSS ओवरराइडिंग रूल्स क्या होती है, अब जैसे मैंने एक क्लास ये बनाई थी, ठीक है, अब मैं इसकी एक सेम क्लास बना दूं, हमेशा क्या होगी, डिफरेंट क्लास होगी। लेकिन अगर मैं सेम क्लास डेमो के नाम से बना दूं और नीचे आके मैं कॉल कर दूं, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ग्रीन के बाद मैं इधर क्या कर देता हूँ, पिंक, और इधर पिंक की जगह मैं क्या कर देता हूँ, येलो। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, ये क्लास और ये क्लास सेम है, दोनों क्लास। अब दोनों क्लास सेम है, डेट मीन्स अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो ये मेरा दिक्कत का विषय हो जाएगा। जब मैं इसे रन करता हूं यहाँ पे आने के बाद, तो अब देखिए येलो किया, येलो के बाद क्या कर दिया, कलर पिंक कर दिया। क्यों, इसके CSS के अंदर क्या होता है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। हमेशा आप याद रखिएगा CSS में जो भी चीजें होती हैं वो होती हैं लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो लास्ट में आएगा पहले उसे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन थी, पिंक थी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आपको रीड करते हुए आता है। ऊपर उसने ये देखा तो उसने वहां पे वो रिप्रेजेंट किया, फिर जब नीचे आया तो यहाँ पे उसको सेम क्लास मिली, है ना। अब सेम क्लास मिली, डेट मीन्स डेमो, तो डेमो सेम क्लास हो गई, उसके अंदर अलग प्रॉपर्टीज है। तो अब इस चीज को वो लेके आएगा, तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व, जो लास्ट में आएगा पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, ओल्ड ब्राउजर, तो ओल्ड ब्राउजर में भी सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है कि आपकी जो CSS है वो ओल्ड ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करेगी, न्यू ब्राउजर में सपोर्ट करेगी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे भी एनीवेयर एनी ब्राउजर्स में आप इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद CSS कमेंट्स, तो CSS कमेंट्स की बात करें तो देखिए हर एक फाइल का अपना अपना एक वो होता है कि कमेंट्स करने का तरीका। जब हम HTML में कोई भी चीज को कमेंट्स कर रहे हैं तो वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क और डॉट डैश डैश डैश, है ना। लेकिन जब हम अगर इसी को CSS में कमेंट करेंगे किसी भी चीज को, है ना, तो जैसे इसी को हम CSS में कमेंट करते हैं तो ये आपको पता चल रहा होगा ये अलग तरीके से हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एक ही कोड होता है, चाहे आप मल्टीपल लाइन यूज करें चाहे आप सिंगल लाइन यूज करें, ठीक है। अब इसमें कमेंट करने का तरीका अलग है, HTML में कमेंट करने का तरीका अलग है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि दोनों मिक्स मैच नहीं होना चाहिए। स्टाइल को आप विद हेल्प ऑफ HTML के थ्रू कमेंट करेंगे और जो CSS होगा उसको CSS के थ्रू कमेंट करेंगे, ठीक। तो कमेंट्स आई होप समझ में आया हो। कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, अगर नहीं पता प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं कि कमेंट्स का यूज क्यों होता है और किस लिए यूज किया जाता है। कमेंट्स का बेसिकली यूज किया जाता है कि सपोज जैसे कि कोई भी यूजर्स कोई मैसेज को छोड़ना चाहता है तो वो उस मैसेज को आसानी से पढ़ पाए, है ना, और रीड कर पाए, और जो भी हमारे प्रोग्राम्स है या जो भी हम CSS लिख रहे हैं वो आसानी से रीडेबल हो। तो इस वजह से हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कल के दिन कोई और डिजाइनर आएगा या डेवलपर आएगा, उन सारी चीजों को आसानी से पढ़ पाए, रीडेबल हो पाए और समझ पाए। तो कोई भी एक दूसरे को मैसेज छोड़ने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट नहीं होता, बट आपके जब भी आप कोडिंग पार्ट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है।